Hello students, welcome to my class. My name is Ajay Pandey. Today we are going to study about nucleus. In this video, first we will study about composition of nucleus, that is electron-proton theory and proton-neutron theory. इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के विषय में जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी क्या थी, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स it was assumed that nucleus consists of electrons and protons. जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसके पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के विषय में आपने अभी तक पढ़ा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सिंपल चीज़ें आप न्यूक्लियस के विषय में जाने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आपने जाना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -14 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर. Order of size of nucleus is 10 की power -14 meter and that of atom is 10 की power -10 meter and this is nucleus. This is the size of order of atom. और इस तरह से जो न्यूक्लियस की साइज होती है 1/10,000 पार्ट ऑफ एटम। ये चीजें आपने पढ़ लिया है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -14 मीटर, साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर. देयरफॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1000th पार्ट, 10,000th पार्ट, नॉट 1000, 10,000th पार्ट ऑफ द साइज ऑफ एटम। ये आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन किया। जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसके पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस थ्योरी को, ये थ्योरी क्या थी और इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी, nucleus consists of electrons and protons. According to this theory, mass of proton is very large in comparison to mass of electrons. Therefore, total mass of nucleus is due to only protons. जैसा कि आप जानते हो, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि न्यूक्लियस का टोटल मास केवल प्रोटॉन के कारण होता है। देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू ओनली प्रोटॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास को हम ए से लिखते हैं। इट इज ड्यू टू ओनली प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स
and atomic number is due to is the difference between the number of protons minus number of electrons. ये थ्योरी क्या थी आपसे पूछा जाए तो इस थ्योरी के अनुसार आपको जो उत्तर देना है एग्जाम में, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ protons and electrons. According to this theory, total mass of nucleus is due to the only mass of protons. Therefore, atomic mass equal to mass of protons. And atomic number, according to this theory, atomic number is the difference of the number of protons and number of electrons. तो इस तरह से यह थ्योरी क्या थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया गया। इस थ्योरी के अनुसार बीटा एमिशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अचीवमेंट्स क्या थे? बीटा एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं तो जो एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन न्यूक्लियस से होता है। बीटा एमिशंस, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को वह एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी एक्सप्लेन द बीटा एमिशन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। इसका अचीवमेंट, ये थ्योरी क्या थी, इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट क्यों किया नहीं किया गया, अनएक्सेप्टेंस, नॉट एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन lie in the nucleus. Size of nucleus is very small. Therefore, energy calculated during nuclear energy calculated during beta emission, during radioactivity, should be 100 MeV, 100 million electron volt. Energy, nuclear energy should be 100 MeV. इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत छोटे से वॉल्यूम में रहते हैं, 10⁻⁻14 मीटर, अगर इस प्रोसेस के द्वारा अगर हम एनर्जी, बीटा एमिशन के दौरान एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो ये 100 MeV, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। बट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, experimental observations shows that it is only 4 MeV. It is only 4 million electron volt. There is a lot of difference between these energies. Electron proton theory could not explain the energy released during the beta emission. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी क्या थी, ये आपको हमने बताया, जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसने क्या एक्सप्लेन किया? केवल बीटा एमिशन को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से जो एमिशन होता है, बीटा एमिशन का, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने मान लिया कि न्यूक्लियस में है, इसलिए इसको ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है। लेकिन अनएक्सेप्टेंस क्या रहा? बीटा एमिशन के दौरान nuclear energy should be 100 MeV. Radioactivity, as the electrons and protons lie in the nucleus in a very small volume, therefore energy during the beta emission should be 100 MeV. अगर इस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, इस साइज के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 100 MeV आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट दिस एनर्जी इज ओनली 4 MeV. There is a very lot of difference between these energies.
सो दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड। पहला पॉइंट इसके अनएक्सेप्टेंस का रहा। दूसरा पॉइंट ये है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन lies in the nucleus, dipole moment of nucleus should be larger than the dipole moment of electrons. यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो न्यूक्लियस का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, 1/100 टाइम, 1/100 टाइम्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि न्यूक्लियस का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट का 100th पार्ट होता है। देयरफॉर दिस थ्योरी वाज अनएक्सेप्टेड। इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। इसको हमने आपको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है कि ये थ्योरी क्या थी, इसके अचीवमेंट क्या थे, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। इसके बाद जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, रदरफोर्ड के बाद सर चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ protons and neutron. According to this theory, nucleus consists of protons and neutrons. According to this theory, now proton neutron theory. रदरफोर्ड के बाद सर चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया और इसके बाद ये थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स लाइज इन द न्यूक्लियस। Nucleus consists of protons and neutrons. According to proton-neutron theory, nucleus consists of proton and neutron. इसके अनुसार, according to this, atomic number of the atom is equal to the number of protons. और इसको हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसको हम ए से लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जेड और ए। किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं। ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी थी। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये आपको लिखा गया। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले आइसोटोप्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस या टाइप्स ऑफ एटम्स भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट है आइसोबार्स, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
atoms having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes. Same atomic number and different atomic mass. इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम को हम ऐसे लिखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स हैं। इसको हम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इन तीनों के एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1, 2, 3 डिफरेंट एटॉमिक मास हैं और ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। इसको हम प्रोटियम, इस प्रोटॉन को भी हम इसके द्वारा डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। इनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी तरह से क्लोरीन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। ये एक आपका हाइड्रोजन का है आइसोटोप्स, और क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं एग्जाम्पल में, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, परसेंटेज दिया रहता है और ज्ञात करना होता है कि एवरेज मास क्या है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप इसको जानते हो, और इसके 2 आइसोटोप्स हैं 35 और 37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स 17, 35, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। और नेचुरली ये आपका 75% नेचर में, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पाया जाता है। 75% आपका 35 और 25% ये पाया जाता है। अब इसका एवरेज मास आपसे अगर पूछ लिया जाए, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, इस पे न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। क्लोरीन एग्जिस्ट, न्यूमेरिकल आपका बनता है, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स 1735, 1737। फाइंड द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज मास के लिए जो हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, अगर इसको हम, ये आपका मास है, ये आपका मास है, तो अगर इसको m मान लेते हैं और इसको परसेंटेज मानते हैं, दिस इज m1p1 प्लस m2p2 अपान p1 प्लस p2। इस फार्मूले, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया गया, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स दे दिए गए कि ये इतने परसेंट इस फॉर्म में पाया जाता है और इतने परसेंट में दूसरे फॉर्म में पाया जाता है और कुछ परसेंट ये तीसरे फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके फार्मूले m1p1 वेयर m1 इज मास, p1 इज परसेंट, m1p1 प्लस m2p2 अपान p1 प्लस p2। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अनुसार जो क्लोरीन का एवरेज मास अगर हम ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपान 75 प्लस 25। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और एवरेज मास ज्ञात करते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 75 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये
आपका होता है 26,625 और इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3725 ये होता है आपका 915 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अपॉन 100 दिस इज, इसको आप ऐड कर लें। upon 100 we get 35.4 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से ये आपका 35.4 इसका एवरेज मास आता है। आइसोटोप्स में आपको हमने बताया। नाउ आइसोबार्स, आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स। आइसोटोप्स का जस्ट उल्टा डिफिनीशन आप लिख लेंगे। हैविंग सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां एक चीज ये आप जानेंगे, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में हम आपको बता रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं। उस पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं और पीरियोडिक टेबल में इनको एक समान जगह मिलती है। और आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसलिए पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पे हैं। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इनका एटॉमिक मास सेम होता है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास, और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीजें आपको जानना है। आइसोटोप्स की एटॉमिक नंबर समान होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेम जगह मिलती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एटॉमिक नंबर में। आइसोबार्स में इनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो आइसोबार्स का जो एग्जाम्पल है आपका कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इनके एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल आपका है आइसोबार्स का। बार का मतलब ही होता है वेट से होता है, भार से होता है। आप इसको याद रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसके एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 नाइट्रोजन 714, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं और एटॉमिक मास सेम है। आइसोबार्स के बाद आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वह होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स का मतलब ये होता है, टोन्स
माने न्यूट्रॉन से है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका एग्जांपल हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, थर्ड आइसोटोप 1H3 और 2He4, इनमें आपकी जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो सेम होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या आप कैसे फाइंड आउट करते हो ये आप जानते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यहां से आपको दोनों में मिलेगा 3 माइनस 1, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आइसोटोप्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1H3, इसमें भी 2 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 2He4, इसमें भी आप जब संख्या ज्ञात करते हो 4 माइनस 2 इक्वल। इस तरह से टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में आपने पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स वह होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आइसोबार्स वह होते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन्स वह होते हैं जिनमें केवल न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो इस तरह से हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स को पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इन टॉपिक्स को हम बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस, as we know that nucleus have no any boundary, decided boundary as like solids। न्यूक्लियस की कोई डिसाइड बाउंड्री नहीं होती है। जो एक्सपेरिमेंट से आपने ज्ञात किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम उसकी अप्रोक्सीमेट साइज ज्ञात करते हैं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, केवल इसको हम स्फेरिकल अज्यूम करते हैं। एज वी नो दैट nucleus have no definite boundary as like solids। According to Rutherford experiment, we have decided the approximate size of nucleus and it is assumed to be spherical। न्यूक्लियस की कोई भी डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती है। इसकी साइज को हमने जो ज्ञात किया वो अप्रॉक्सीमेट साइज है। Its size depends on the particles used to find the its size to use in the scattering experiment। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियस को स्फेरिकल अज्यूम किया जाता है, इसकी कोई डिफरेंट बाउंड्री नहीं होती है, इसकी साइज जो है पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है जिनके द्वारा हम इसकी साइज को ज्ञात कर रहे हैं। इफ वी यूज अल्फा पार्टिकल्स in the Rutherford experiment, in the alpha scattering experiment, its size is known as nuclear interaction radius। nuclear interaction radius, ये चीजें interaction radius। and if we use electrons at the place of alpha particles, this is known as charge radius। ये पॉइंट्स हैं। चार्ज रेडियस इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर रेडियस। ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसकी साइज अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा हम ज्ञात किए, एटम है, अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा इसको अगर इसकी साइज को हम ज्ञात करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस में सेम चार्ज होता है, इसलिए ये दूर से रिपेल कर दिए जाते हैं। तो ये साइज जो होती है वो ग्रेटर होती है इन कंपेरिजन टू चार्ज रेडियस।
अगर इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और ये अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ये और भी एक्यूरेट साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है। कहने का मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द प्रोब पार्टिकल्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज पार्टिकल्स पर यूज करती है, जिनका यूज किया जाता है इनकी साइज ज्ञात करने के लिए। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को यूज करते हैं तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर इंटरेक्शन रेडियस। ये न्यूक्लियस की ये जो है न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है। और अगर हम चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज नोन एज चार्ज रेडियस। And it is practically observed that radius of nucleus is directly proportional to the cube root of the atomic mass. It is practically observed that nuclear radius या charge radius दोनों के लिए it is directly proportional to the cube root of atomic number. And if we take a constant, proportionality constant R naught, then it becomes R equal to R naught a की power 1/3, where R naught is a proportionality constant and its value depends on the probe particles. R naught एक constant है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अगर आप अल्फा पार्टिकल्स को यूज करते हो तो आर नॉट की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, आर नॉट। इसी तरह से अगर आप किसी भी एटम की साइज ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हो तो इलेक्ट्रॉन के साइज के अनुसार वो डिफरेंट आएगी। लेकिन सबकी साइज अगर इलेक्ट्रॉन से आप ज्ञात करते हो, सभी एटम्स की साइज इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आप ज्ञात करते हो, तो ये कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से इसकी एक निश्चित वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से अगर आप प्रोटॉन्स को यूज करते हो तो सबके लिए प्रोटॉन्स आर नॉट की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये इट इज डिफरेंट फॉर द प्रोब पार्टिकल्स यूजिंग इन द एक्सपेरिमेंट्स। अगर एक्सपेरिमेंट में आप इन पार्टिकल्स को यूज करते हो तो आर नॉट की वैल्यू डिफरेंट आती है, लेकिन ये किसी एक पार्टिकल के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सबकी साइज ज्ञात करते हो तो ये कांस्टेंट आता है। And its value is R naught equal to 1.2 into 10 की power minus 15 मीटर। इस तरह से साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपको हमने जो बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज के लिए जो मेन चीजें आपने लिखनी है, न्यूक्लियस हैज नो डिफरेंट बाउंड्री एज लाइक सॉलिड्स। It is assumed that nucleus is spherical। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये पॉइंट्स आपने लिखना है कि न्यूक्लियस हैव नो डिफरेंट बाउंड्री। It is assumed that nucleus is spherical। Size of nucleus depends on the probe particles। If we use alpha particles to determine the size of nucleus, then it is known as nuclear interaction radius। And if we use electrons to find the size of nucleus, then it is known as charge radius। Size of nucleus depends on the probe particles। probe particles का मतलब जिन particles को यूज किया जाता है साइज को ज्ञात करने के लिए। Practical observation shows that radius of nucleus is directly proportional to क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। और यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं आर नॉट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास। आर नॉट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्रोब पार्टिकल्स पर। आर नॉट इज ए कांस्टेंट, इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्रोब पार्टिकल्स। प्रोब ये स्पेलिंग है, प्रोब पार्टिकल्स। और इसकी वैल्यू इस तरह से आती है। नाउ न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है, क्या होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी
डेंसिटी के लिए आप जानते हो, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप ये जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्ञात करनी है, उसके मास से, उसके मास को वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं। एज वी नो दैट nucleus is spherical, therefore its volume is 4/3 pi r cube। वॉल्यूम इसका 4/3 pi r cube because it is spherical। Let the mass of one nucleon, nucleon means न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेट द मास ऑफ, हमें मास और वॉल्यूम ज्ञात करके डिवाइड करना है। लेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियन is small m and atomic mass, जिस एटम का आप, जिस न्यूक्लियस का आप जो है डेंसिटी ज्ञात कर रहे हो, उसका एटॉमिक मास a है। ये डेंसिटी में we know that mass per unit volume is known as density। Let the volume of nucleus is 4/3 pi r cube, where r is nuclear radius, and mass of the nucleus is nucleon। Let the mass of one nucleon, nucleon का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है, स्मॉल m, and atomic mass is a। तो यहां पर आपका हो जाता है, ये हम मिटा रहे हैं, तो मास ये हो जाता है a into m। a is the atomic mass, total sum of protons and neutrons, इसलिए इसको वन न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड वॉल्यूम होता है 4/3 pi r cube। अभी आपने देखा, as we know that r equal to r naught a की पावर 1/3। ये भी आपने ये देखा, r की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, यहां पर r की वैल्यू, डेंसिटी को रो से लिखते हैं a इंटू m अपान 4/3 पाई r क्यूब की जगह r नॉट a की पावर 1/3 इसका होल क्यूब, और ये आपका आता है रो इक्वल टू a m और 4/3 पाई r, इसको मल्टीप्लाई अगर पावर का करते हैं r नॉट क्यूब a, और a से a आपका कैंसिल हो जाता है, m/3 को आप ऊपर ले सकते हैं 4 पाई r नॉट क्यूब। इस तरह से डेंसिटी इज फ्री फ्रॉम एटॉमिक मास, ये आपके सब कांस्टेंट है। दिस इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन and this is the proportionality constant, therefore density of each nucleus is constant, और इन कांस्टेंट की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज सेम, जितने भी न्यूक्लियस हैं उनकी डेंसिटी, सबकी डेंसिटी बराबर होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट इज फ्री फ्रॉम एटॉमिक मास। तो दिस इज द डेंसिटी। एग्जाम में आपसे पूछा जाए डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम होती है, क्या होता है, तो आपने बताना है कि डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
यहाँ we know that nucleus consists of neutrons and protons. इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. And the protons are charged particles, and having the same charge, the particles having same charge repel each other. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर इसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं. दे रिपेल ईच अदर. फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन्स. देयरफॉर न्यूट्रॉन्स कैन इजिली एंटर इन द न्यूक्लियस. ये आपको बहुत समझने की बात मैं बता रहा हूं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये सेम चार्ज पार्टिकल होने के नाते एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. इसलिए इसमें ज्यादा नंबर में न्यूट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं. एंड द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, force of repulsion increases, number of neutrons increases, and this ratio increases n by p. यहाँ आपको जो लिखना है वो आपको समझा रहे हैं. मेन पॉइंट्स आपको क्या लिखना है. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव पार्टिकल्स. सेम पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर. Therefore, when number of protons increases, force of repulsion increases, distance between protons increases, neutrons carry a large number of neutrons. Number of neutrons increases as the number of protons increases. Neutrons can enter easily in the nucleus. जब प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, सभी प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इजीली उसमें एंटर कर सकते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स. इफ दिस रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 1 या below 1, then nucleus is stable. If this ratio is equal to 1, nucleus is stable. And if this ratio increases, stability decreases. जैसे जैसे ये आपका रेशियो बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है. और यह रेशियो जब 1.5 से ग्रेटर हो जाता है तो न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल. हिंदी में आप इसको समझिए. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल होते हैं और आप जानते हैं सेम पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं. प्रोटॉन्स के रिपेल करने के कारण जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाता है, इनके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है. इसी कारण न्यूट्रॉन्स इसमें इजीली एंटर कर सकते हैं और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती जाती है. जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है और इस तरह से इसका जो स्टेबिलिटी है फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करती है. और यह रेशियो यदि 1 होता है तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, 1 से कम होता है तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है. और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो होता है वो 1.5 या इससे अधिक होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए आपका हम दे रहे हैं कैल्शियम. कैल्शियम है 40 और 20, और यूरेनियम जो है 92 और 235. इन दोनों की स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप जानते हो
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये हो गया 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये होता है a माइनस जेड, आपको हमने अभी बताया है 40 माइनस 20, दिस इज 20। और n अपान p आप अगर ज्ञात करते हो तो ये हो जाता है 20 अपान 20। देयरफॉर कैल्शियम इज स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल न्यूक्लियस। और यूरेनियम के लिए जब हम ज्ञात करते हैं, यूरेनियम 92 235, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आप ज्ञात करते हो तो आपका हो जाता है 243 143। इस तरह से n अपान पी जब आप ज्ञात करते हो, n अपान पी तो हो जाता है 143 अपान 92, और ये होता है अप्रॉक्सीमेट 1.55। दिस इज ग्रेटर देन 1.5, सो न्यूक्लियस ऑफ uranium is unstable, and this is it emit radiations itself known as radioactive substance. It is unstable. N upon P ratio of neutrons and protons in uranium nucleus is greater than 1.5, therefore it is unstable and it emits radiations naturally. This is known as radioactive substance. इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको न्यूक्लियस का कंपोजिशन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, और इसके बाद हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर डेंसिटी और लास्ट में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा वीडियो सब तक पहुंच सके।